Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMD College of Education. हमने अपना सब टॉपिक 2 आज से शुरू किया है, ठीक है। और इसके टोटल 5 पार्ट हैं, ABCDE। और आज की वीडियो में हम पार्ट ए करेंगे, विच इज़ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952 to 53, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक का नाम है टॉपिक ए, सेकेंडरी एजुकेशन 1952 to 1953, ठीक है। मोदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। इंट्रोडक्शन देखें तो द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन वॉज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर, ठीक है। ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर जी जो थे, उनकी अध्यक्षता में भारत सरकार के अधीन इस कमीशन को रखा गया। और क्योंकि वो अध्यक्ष थे, इसीलिए उनके नाम पर मोदालियर कमीशन रखा गया, ठीक है। ऐसे हम आगे जितने भी कमीशन है वो हम पाएंगे कि जो उसके अध्यक्ष थे, कहीं ना कहीं वो कमीशन उनके नाम से भी जाना जाता है, तो इसीलिए ये यहाँ था। हेंस इट ऑल्सो नोन एज द मोदालियर कमीशन, ये मोदालियर आयोग भी कहा जाता है। द कमीशन एग्जामाइन द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन एंड सजेस्टेड रिफॉर्म्स टू मेक इट यूजफुल, डेमोक्रेटिक एंड प्रैक्टिकल। इस कमीशन ने ये आंकड़ा निकाला और ये जांच पड़ताल करी और पाया कि जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है उसमें बहुत ज़्यादा कमियां हैं, ठीक है। इसका कमियां जैसे हमने कमियां निकाली और उन कमियों के बाद हमारा उद्देश्य था, यानी इस कमीशन का उद्देश्य था कि उपयोगी बनाना, लोकतांत्रिक और व्यवहारिक बनाना। हमारी जो सेकेंडरी शिक्षा थी, माध्यमिक शिक्षा थी, उसको व्यवहारिक बनाना, लोकतांत्रिक और उपयोगी बनाना, ठीक है। उसके बाद आता है पीरियड एंड बैकग्राउंड। अगर हम इसके काल की, इसके टाइम पीरियड और इसके बैकग्राउंड की बात करें तो ये अपॉइंट हुआ था 1952 में, और इसके एक साल बाद 1953 में ये जो रिपोर्ट बनी थी, मोदालियर जी ने जो रिपोर्ट बनाई थी वो 1953 में सबमिट की गई। नीड अरोज आफ्टर इंडिपेंडेंस टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन। स्वतंत्रता के बाद हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन था उसमें सुधार करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता देखी गई, और इसीलिए हम मोदालियर कमीशन को लेके आए। करिकुलम रिकमेंडेशंस, पाठ्यक्रम संबंधी सुझाव। अगर हम पाठ्यक्रम संबंधी सुझावों की बात करें तो इसमें था कि द कमीशन रिकमेंडेड अ डाइवर्सिफाइड करिकुलम इंक्लूडिंग। जो हमारा ये करिकुलम निकल कर आया था वो किसी भी एक जगह पे सीमित नहीं था। इसने जो हमारे विषय हैं, हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वो सारे एस्पेक्ट्स को मिलाते हुए एक करिकुलम तैयार किया था, जिसमें हम लैंग्वेजेस देख सकते हैं, भाषाओं की स्टडी हम करेंगे, ठीक है। मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, क्राफ्ट, म्यूज़िक, फिजिकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन, सारे सब्जेक्ट्स को, सारे एस्पेक्ट्स को इसमें इंक्लूड करके एक पर्टिकुलर करिकुलम बनाया गया था, जिसको डाइवर्सिफाइड करिकुलम कहा गया, ठीक है। अगर हम व्यावसायिक विषय से बात करें तो ऐसा विषय जिसमें कि बच्चे, जैसे हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो उसको और भी कई तरीके की एक्टिविटीज़ कराने का ऑप्शन दिया गया। जैसे कंप्यूटर कोर्स करा दिया, या फिर कोई बुनाई का कोर्स करा दिया, या फिर कोई आर्ट एंड क्राफ्ट का कोर्स करा दिया, तो वो सारा इसके अंदर आया गया, ठीक है। माध्यमिक स्तर पर कृषि, वाणिज्य और तकनीकी विषय इसके अंदर शामिल थे, और जैसे मैंने आपको अदर विषय बताया तो वो भी थे, ठीक है। वोकेशनल एजुकेशन, अगर हम पर्टिकुलरली वोकेशनल एजुकेशन की बात करें, व्यावसायिक शिक्षा, तो ये थी कि द कमीशन एम्फेसाइज्ड वोकेशनल एजुकेशन टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर वर्क। लाइक हर बच्चा पढ़ाई में अच्छा नहीं होता, तो वो जोर जबरदस्ती करके 12वीं तक तो पढ़ाई कर लेगा, बट उसके बाद वो जो उसने पढ़ाई करी है उसके आधार पर उसे नौकरी नहीं मिली तो देश में बेरोजगारी की संख्या बढ़ेगी। तो ये बेरोजगारी खत्म करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर वर्क, हमने क्या किया, शुरू किया ट्रेनिंग इन कारपेंट्री, वेविंग, टाइपिंग एंड बुक कीपिंग, यानी कि बढ़ईगिरी, बुनाई, टाइपिंग, लेखांकन का परीक्षण, इन सब में हमने बच्चों को उनके ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, जिससे कि वो आगे जाके इन सब में अपना फ्यूचर बना सके, इन सब के थ्रू अपना काम कर सके, ठीक है।
टीचिंग मेथड्स, अगर हम शिक्षण विधियों की बात करें तो ये बेस्ड था, ये एक्टिविटी बेस्ड था, लर्निंग बाय डूइंग एंड डिस्कशन एंड प्रोजेक्ट मेथड। यानी ऐसा नहीं था कि रटने पे बोला गया या तो सिर्फ लिखते रहो और जो लिख लिया है फिर उसको रटने पे ध्यान दो, ऐसा नहीं था। इसमें गतिविधियाँ आधारित थी, एक्टिविटीज़ था, ठीक है, करके सीखना, कोई प्रैक्टिकल कर लिया, हमने कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसको हमने प्रैक्टिकल करा और फिर समझा, तो ये भी इसमें मेंशन था। साथ ही चर्चा और परियोजना, डिबेट्स कराए गए, ठीक है, बच्चों को उसके प्रॉस एंड कॉन्स बताए गए, ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स कराए गए जहाँ पे 2 ग्रुप्स बटे, उन्होंने डिबेट की आपस में, मतलब ये सब उन्होंने करा के शिक्षा को ना बहुत अच्छा और आसान मेथड बना दिया था, ठीक है। प्रैक्टिकल लर्निंग पे ध्यान दिया गया, रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं दिया गया। अगर हम शिक्षकों की भूमिका की बात करें कि टीचर्स का क्या रोल था, टीचर्स की ट्रेनिंग का क्या रोल था, तो इसमें था टीचर्स शुड बी वेल ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट, यानी जो हमारे टीचर होने थे वो पूरी तरह से प्रशिक्षित होने थे, उनको वेल ट्रेंड होने थे। लाइक ऐसा नहीं होना था कि उनको कोई चीज़ खुद से ही नहीं आ रही है, वो जितने भी टीचर्स थे सारे ट्रेंड थे और सक्षम थे, यानी कि वो क्लास में जाके वहाँ पढ़ाने के लायक थे, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों पर जोर दिया गया, जो ऐसे इंस्टीट्यूशन जो टीचर्स की ट्रेनिंग करा रहे हैं वहाँ पे उसको बेहतर बनाने के लिए जोर दिया गया, ताकि वो टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग दे सके एंड डायरेक्टली जो टीचर्स हैं फिर वो क्लासरूम में अच्छा रिप्रेजेंटेशन कर सकें। तो ये था एक, ये पता है क्या होता है, ये जो लिंक है ना, ये लिंक एक से बना होता है। अगर कोई एक चीज़ खराब होती है ना तो उसमें किसी एक इंसान की गलती नहीं होती, वो पूरे उसके सिस्टम की गलती होती है। तो यहाँ पे टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, इसने टीचर को अच्छे से पढ़ाया, ठीक है, और टीचर ने फिर क्लासरूम में जाके अच्छे से कवर कराया। और अगर ये चीज़ें यहीं से स्टार्टिंग से ही ख़राब होती हुई आएंगी ना तो फिर यहाँ तक कभी भी कंक्लूजन अच्छा नहीं निकलेगा। तो इसीलिए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों पर जोर दिया गया। शिक्षक मार्गदर्शक एवं नेता, यानी टीचर्स जो थे वो गाइड वाले हों और लीडर्स हों, यानी वो बच्चों को अगर कभी उनको फ्यूचर से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो टीचर वो प्रोवाइड कराने में भी सक्षम हो, साथ ही साथ वो लीडर्स का रोल भी अपने क्लासरूम में प्ले कर सकें। ऐसा नहीं कि टीचर से क्लासरूम संभाल ही नहीं रही है, नहीं, उसमें वो लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए जो कि उनके शिक्षण संस्थान में सिखाया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, इनडायरेक्टली विद्यालय संगठन को देखें तो वो क्या था कि प्रॉपर स्कूल मैनेजमेंट, उचित विद्यालय प्रबंधन एक स्कूल में होना ज़रूरी है, ठीक है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज होना ज़रूरी है, साथ में हेल्दी स्कूल एटमॉस्फेयर होनी चाहिए, यानी कि जो स्कूल है अगर वहाँ पे हमें शिक्षा अच्छा मिल रहा है, विद्यालय अच्छा मिल रहा है, साथ में हमें प्रॉपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी कराई जा रही है बच्चों के साथ में, हमारे स्वास्थ्य और स्वास्थ्य वातावरण का भी ध्यान रखा जा रहा है, तो जाके वो एक प्रॉपर स्कूल का एटमॉस्फेयर बन पाएगा, वहाँ का स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा हो पाएगा। नेक्स्ट वी हैव गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मार्गदर्शन एवं परामर्श। द कमीशन स्ट्रेस्ड educational, vocational and personal guidance to help adolescents choosing suitable careers। लाइक एक एज आती है जहाँ पे हम जो बच्चे होते हैं, जो लाइक किशोर बच्चे होते हैं, वो अपनी फ्यूचर को लेके ना थोड़े से टेंस होना शुरू हो जाते हैं, उन्हें नहीं समझ आता कि क्या करना है। कई बार तो उनके माता पिता या बड़े भाई बहन समझा देते हैं, बट कई बार कोई ऐसा बच्चा जिसके पास ना तो माता पिता है और या तो कोई है तो किसी के पास बड़े भाई बहन नहीं है, तो उनको एक प्रॉपर करियर गाइडेंस की कमी महसूस होती है, तो वो भी यहाँ पे उपलब्ध कराया गया कि बच्चों को अगर उसकी शिक्षा से या फिर उसके कोई, अगर उसको कोई बिजनेस करना है उससे रिलेटेड, या फिर अगर उसको कुछ पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो वो सब उपलब्ध कराने का जो जिम्मा था वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में हमने रखा कि बच्चा क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में ना इस एज तक सेकेंडरी लेवल में आ जाता है, क्योंकि उसको फिर अपने करियर की टेंशन होना शुरू हो जाती है, इसीलिए हमने ये वाली चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसका मुदालियर कमीशन में ऐड किया। कक्षा 10 के बाद करियर परामर्श, और बेसिकली टेंथ क्लास के बाद पहला तो उनका डाउट होता है कि 11th क्लास में उनको कौन से सब्जेक्ट की तरफ जाना है, और दूसरा 12th के बाद वो कौन सी करियर में जा सकते हैं, अलॉन्ग विद ग्रेजुएशन वो और किस चीज़ में अपना करियर बना सकते हैं, तो ये सब उनको काउंसलिंग 10th क्लास के बाद से ही देना शुरू हो जाती थी, ठीक है। उसके बाद को करिकुलर एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें तो बच्चा पढ़ाई के साथ साथ गेम्स और स्पोर्ट्स में भी रहेगा, डिबेट्स ड्रामाज में भी रहेगा, साथ में एनसीसी नेशनल क्रेडिट कॉर्प्स और सोशल सर्विसेज में भी रहेगा, यानी बच्चा किसी सिर्फ एक पढ़ाई में घुस के नहीं रह जाएगा, उसके पास खेल के ऑप्शन भी है, एनसीसी में जा सकता है, एनसीसी के उसको 3 सर्टिफिकेट मिल गए तो आगे अगर वो किसी भी डिफेंस लाइन में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसको छूट मिलेगी। तो मतलब बहुत सारे करियर ऑप्शन एक बच्चे के लिए प्रोवाइड कराए गए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में।
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात करें कि शिक्षण का माध्यम क्या होना चाहिए, तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज एट सेकेंडरी लेवल। उन्होंने बोला कि आपको अगर माध्यमिक स्तर की शिक्षा है तो वहाँ पे मातृभाषा और क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता दी जाने की बात की गई। साथ में अंग्रेज़ी को सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में रखा गया कि अंग्रेज़ी ना मैंडेटरी नहीं है, बट अगर बच्चा पढ़ रहा है तो उसका सब्जेक्ट भी इंग्लिश में है, बोलना चाहता है तो वो सब उसके लिए है, मतलब सुविधा है। ऐसा नहीं कि इंग्लिश को बिल्कुल ही पीछे छोड़ दिया। ठीक है, अगर हम मेरिट्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की बात करें, महत्व की बात करें, तो ये कहता है कि फर्स्ट सिस्टमेटिक एफर्ट टू रिफॉर्म सेकेंडरी एजुकेशन। हमने पहला ऐसा संगठित प्रयास देखा जो हमारे सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए इतना जोर लगा रहा है। फोकस ऑन वोकेशनलाइजेशन, व्यावसायिक शिक्षा पर बल दिया गया। चाइल्ड सेंटर्ड एंड लाइफ ओरिएंटेड एजुकेशन, जीवन उपयोगी और बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान दिया गया। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें बताती है कि जो हमारा सेकेंडरी एजुकेशन था उसमें कितनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई और उसको कितना इम्प्रूव करने के लिए एफर्ट्स लगाए गए। उसके बाद आता है लिमिटेशंस। ये वन लाइनर हैं क्योंकि आपको उनको एक्सप्लेन करना होगा। अगर हम एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत ही लंबी चली जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर तक की। तो 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर आप इन पॉइंट्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देते हैं तो अच्छे से 16 नंबर आ जाएंगे। सीमाएं देखते हैं लिमिटेशंस की अगर हम बात करें तो क्रियान्वयन धीमा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वॉज स्लो। हमने सारी चीज़ें तो बना ली कि हम सेकेंडरी एजुकेशन को इम्प्रूव करने में सारी चीज़ें करेंगे, बट कहीं ना कहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन हमें स्लो देखने को मिला, जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं थोड़े से पीछे रह गए। ठीक है, लैक ऑफ रिसोर्सेज, और ये भी इसीलिए हुआ, हम पीछे भी इसलिए रह गए क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज कम थे। हमारे पास कई बार हमारा फाइनेंशियल ठीक नहीं था, कई बार हमारे पास प्रॉपर ऐसे रिसोर्सेज नहीं थे कि हम समाज के हर एक कोने तक शिक्षा को पहुंचा सके और सेकेंडरी एजुकेशन को अच्छा कर सकते। बट हाँ, हमने किया, उतनी हद तक नहीं बट हुआ। और एट द एंड अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो माध्यमिक शिक्षा आयोग ने भारत में आधुनिक व्यावसायिक लोकतांत्रिक माध्यमिक शिक्षा की नींव रख दी। लाइक हमने एक प्रॉपर बेस तो लेकिन तैयार कर ही दिया था कि हम किस तरह से अपनी मॉडर्न वोकेशनल और डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव कर सके और बच्चा किस तरह से सिस्टमैटिक पढ़ाई अपनी कर सके। सो या दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आप लोग को कोई भी डाउट हो, कोई पॉइंट दोबारा से समझना हो या किसी भी कमीशन में डाउट होगा आगे आने वाली वीडियो में भी, तो जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मैं नेक्स्ट उसके अगले वाली जो वीडियो होगी उसमें आपको वो टॉपिक दोबारा से समझा दूंगी। फॉर नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।